जय हिंद दोस्तों। देखो, अब हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स में, जिसका नाम है फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन पढ़ने से पहले दो चीजें आपको आनी चाहिए, वो है एक सेट, दूसरा आना चाहिए रिलेशन। अब सेट क्या होता है भाई, बचपन से पढ़ते आए हो, यहाँ पे थोड़ी सी चीजें बढ़ जाती हैं। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ जाता है, वह ज्यादा नहीं बढ़ता है। तो वो मैं एक अलग से लेक्चर लेके अलग से समझा दूंगा। फिलहाल मैंने क्लास में आप लोगों को समझा रखा है। ठीक है, जो बच्चे हमेशा पढ़ने वाले हो। ठीक है, फिलहाल आगे की बात यह है कि जो रिलेशन चैप्टर है उसके लिए क्या करना है, तो आप क्लास 12 का जो मेरा रिलेशन का वीडियो है उसको अगर आपने देख लिया तो बात खत्म। फिर आप कहोगे भैया 11th को पढ़ा रहे हो, 12th का वीडियो दिखा रहे हो, तो देखो वो रिलेशन चैप्टर ऐसा है जो 11th और 12th का क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, उसके लिए आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि अगर आप पूरा रिलेशन नहीं पढ़े हो तो आप फंक्शन चैप्टर आपके समझ में नहीं आने वाला। हम इस तरह से पढ़ाएंगे कि यहाँ पे अगर रिलेशन नहीं भी पढ़ के आए हो तो भी ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, लेकिन बोल इसलिए रहा हूं क्योंकि जो फंक्शन चैप्टर का ओरिजिन होता है, मतलब स्टार्टिंग होती है, वो आता है रिलेशन चैप्टर से। ठीक है, तो जहां से कोई चीज आई है उस चीज को पहले पढ़ लेना जरूरी होता है। ठीक है, आप लेकिन नहीं भी पढ़ोगे तो मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको वो चीजें क्लियर हो जाएगी। आगे की बात यह है कि फंक्शन की इंपॉर्टेंस क्या होती है ये समझ लो। तो जिस तरह से एक हमारे पास अगर कोई बिल्डिंग है ना, अगर कोई बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग बनती किससे भाई, ईंट सरिये इन सब चीजों से बनती है ना। तो जो इंपॉर्टेंस एक ईंट की होती है एक बिल्डिंग को बनाने के लिए, द सेम इंपॉर्टेंस इज ऑफ फंक्शन इन द रोल ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब क्या हुआ, अगर मैथमेटिक्स आपकी एक बिल्डिंग है तो फंक्शन आपकी एक ईंट है। मतलब अगर फंक्शन नहीं होता तो आपकी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो पाती। तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है हमारे मैथमेटिक्स के पूरे सब्जेक्ट में। और टॉपिक वाइज कहाँ कहाँ यूज आने वाला है वो जरा सा समझ लो। तो टॉपिक वाइज का मतलब ये है कि अगर जब आप 12th में जाओगे और डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस है, आप वहां पे अगर फंक्शन नहीं पढ़े हो, आप उसका ग्राफ बनाना नहीं जानते हो, आप ये सारे उसका डोमेन रेंज ये सब चीजें नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर आप वहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वहां के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए हमें यहाँ पे फंक्शन चैप्टर पढ़ना जरूरी हो जाता है। ठीक है, 11th में कहोगे 11th में नहीं रोल आता क्या भाई, हर चैप्टर में रोल आएगा। ठीक है, बिल्कुल, वहां पे थोड़ा ज्यादा रोल आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन आएगा हर जगह पे, इतना समझ लो। ठीक है, आप लिमिट पढ़ोगे तो वहां पे भी आएगा, मैट्रिक्स पढ़ोगे वहां पे भी लगा दो, जहां मर्जी है वहां पे फंक्शन को लगा दो। ठीक है, इसके बिना तो कुछ काम ही नहीं बनने वाला है, ये बात समझ लो। ठीक है, फिलहाल फंक्शन होता क्या है ये जरा समझ लो, लेकिन फंक्शन के पहले एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ रिलेशन क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले ये समझो कि सेट क्या होता है। अगर हमारे पास वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का एक कलेक्शन है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या हुआ कि भाई अगर जैसे आपके पास कोई पेन्स का सेट है, ठीक है, आपके पास ब्लू पेन है, ब्लैक पेन है, रेड पेन है। अच्छा, बचपन में भी आपको याद हो तो आपकी मम्मी लोग रात को यही कहती थी ना, बेटा कल के लिए बैग सेट कर लिया है कि नहीं कर लिया। बैग सेट करने का क्या मतलब होता है, आप उसको एक सेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो सेट के फॉर्म में लाने का क्या मतलब हुआ कि आप अगर बैग में आपके 2-3 खाने बने हुए हैं, आप एक जगह पे बुक्स रख लीजिए, एक जगह पे कॉपीज रख लीजिए, है ना। उसको रखने का एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, सो दैट आप ऊपर अगर नाम लिखे हो तो आपको ऊपर से दिख जाए कौन सी बुक लेनी है। तो इसका मतलब आप एक प्रॉपर वे में अगर किसी चीज को हम लोग डिफाइन करके एक कलेक्शन अलग से बनाते हैं तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ सेट। ठीक है, अब सेट क्या है भाई, सेट अगर हमने सपोज दैट अगर हमने माना कि एक सेट हमारा 1 2 3, ठीक है, एक ए सेट से हम डिनोट करते हैं 1 2 एंड 3, एक हम बी सेट से बी नाम से डिनोट करते हैं ए बी सी। ठीक है, हम ऐसे ले लेते हैं, जरूरी नहीं कि आप 1 2 3 ए बी सी लो, कुछ भी ले लो। ठीक है, कुछ भी ले लो। तो इसके बाद आते हैं भाई साहब, अब चलो ठीक है, सेट तो समझ में आ गया। अब रिलेशन क्या होता है भाई, रिलेशन ये होता है कि कोई भी दो सेट्स का आपस में ही अगर हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो दैट इज अ रिलेशन। मतलब क्या हुआ, अगर हमें ए का बी से रिलेशन निकालना है तो हमें ए क्रॉस बी करना पड़ेगा, ए का खुद से रिलेशन करना है तो ए क्रॉस ए करना पड़ेगा। मतलब समझो, अगर ए का बी से रिलेशन निकाल रहे हैं, रिलेशन ऑफ ए विद बी, मतलब ए सेट का बी सेट से रिलेशन। तो इस सेट अगर रिलेशन को आपको समझना है तो रिलेशन जो हम लोग बोलते हैं ना कि घर पे रिलेटिव्स आए हुए हैं, इसका मतलब हमारा उनसे कुछ रिलेशन है ना। तो थोड़ा सा आप लोगों को एक शॉर्ट एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये रिलेशन चैप्टर में भी मैंने समझाया, वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। ये दो घर हैं, एक आपका घर है और एक आपके नानी का घर है। ठीक है, दोनों घर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप हो, इट मीन्स वाई फॉर यू, एम फॉर मम्मी, टी फॉर पापा। ठीक है, यहाँ पे एन फॉर नाना जी,
एन डैश मतलब नानी जी, एम फॉर मामा, एम डैश मतलब मामा जी। ठीक है, तो यहाँ के सारे एलिमेंट्स का, यहाँ के सारे एलिमेंट्स से रिलेशन देखो। यू है ना, यानी आप अपने नाना जी के क्या हो, ग्रैंडसन हो। आप अपने नानी जी के क्या हो, ग्रैंडसन हो। आप अपने मामा के क्या हो, नेफ्यू हो। ठीक है, उसी तरीके से जैसे आपकी मदर है, तो मदर के नाना क्या हो गए, फादर हो गए। मदर की नानी क्या हो गई, मम्मी हो गई, मदर हो गई। पापा के क्या हो गए, फादर इन लॉ हो गए। पापा की नानी क्या हो गई, मदर इन लॉ हो गई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो चीजें? तो यानी कि यहाँ के सारे एलिमेंट्स का वहां से एक अलग से रिलेशन है, और जरूरी नहीं कि जो वाई का एन से रिलेशन है वही एन का वाई से रिलेशन है। जैसे आपकी मदर के फादर हैं आपके नाना जी, बट आपके नाना जी आपकी है ना, नाना जी आपकी मदर के फादर हैं, लेकिन आपकी मदर उनकी डॉटर है, ना कि फादर हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब सेम रिलेशन नहीं हो रहा है, डिफरेंट रिलेशन हो सकता है। तो ये सारी चीजों के बारे में मैंने वीडियो में डिस्कस कर रखा है, वहां से आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन, तो वो चीज समझ लेना। फिलहाल यहाँ पे क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, जब रिलेशन ऑफ ए विद बी करना होता है तो हम इसे डिनोट करते हैं ए आर बी, मतलब ए का रिलेशन बी से। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट से कैसे निकलेगा, इसके एक एलिमेंट को उठाइए, इसके तीनों से रिलेशन निकालिए, इसका दूसरा एलिमेंट उठाइए, इनके तीनों से रिलेशन करिए, फिर तीसरा एलिमेंट उठाइए, इनके तीनों से रिलेशन करिए। तो टोटल कितने प्रोडक्ट्स आ जाएंगे भाई, एक इंटू बी के एलिमेंट्स। मतलब समझो कि अगर ए में अगर देखो ए सेट में स्मॉल ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, बी सेट में स्मॉल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये स्मॉल से नंबर ऑफ एलिमेंट्स को दिखा रहा हूं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन ए एंड बी कितना आ जाएगा, ए इंटू बी आ जाएगा, ए इंटू बी। इसका मतलब यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, टोटल कितने आ जाएंगे, 3 3 9 रिलेशंस आ जाएंगे। तो उनको जरा सा बना करके मैं एक बार दिखा देता हूँ, फिर फटाक से फंक्शन चैप्टर में आते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसका आपने 1 लिया, तो 1 के साथ क्या है, एक बार आप ले लो ए ले लो, फिर आपने 1 के साथ बी ले लिया, फिर आपने 1 के साथ सी ले लिया, फिर आपने 2 के साथ ए ले लिया, फिर आपने 2 के साथ बी ले लिया, फिर आपने 2 के साथ सी ले लिया, फिर 3 आया, 3 के साथ आपने ए लिया, 3 के साथ बी लिया, 3 के साथ सी लिया। ठीक है, ये क्या आ गया, आपका रिलेशन आ गया ए सेट का बी सेट से रिलेशन। अब आपका बी का ए से रिलेशन निकालना है, तो क्या करोगे, बी आर ए लिखोगे, और ये कैसे आएगा भाई, ए को उठाया 1 से रिलेशन, ए को उठाया 2 से रिलेशन, ए को लिया हमने 3 से रिलेशन, बी को लिया हमने 1 से रिलेशन, बी को लिया हमने 2 से रिलेशन, हमने बी को लिया हमने 3 से रिलेशन, सी का 1 से, सी का 2 से, एंड सी का 3 से रिलेशन। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई है? देखो अब कहोगे भैया 1 ए और A,1 क्या अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पे आपने इनपुट 1 दिया है और आउटपुट ए आया है, यहाँ पे आप ए दे रहे हो और 1 आ रहा है, मतलब यहाँ 1 का ए से रिलेशन है, यहाँ ए का 1 से रिलेशन है। मतलब समझ में आ रहा है थोड़ा सा? अगर जैसे आपके मदर फादर वाला हो गया, आपकी मम्मी आपके पापा की वाइफ है, बट आपके पापा क्या है, उनकी वाइफ है क्या बदले में? नहीं, आपके फादर क्या है, उनके हस्बैंड है ना? समझ में आया चीजें? तो यानी कि जरूरी नहीं कि सेम रिलेशन हो, एक लड़का और एक लड़की हो सकता है भाई बहन है ना? ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो जरूरी नहीं कि बी इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ ए, बी हो सकता है सिस्टर ऑफ ए हो जाए। तो वही चीजें यहाँ पे हम लोग मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, चलो भाई फंक्शन की अब हम लोग डिस्कस करते हैं। एक हम लोग कौन सी डेफिनेशन, पहले हम लोग बुकिश लैंग्वेज में देख लेते हैं, फिर मैं आपको रियल लाइफ की बताऊंगा। ठीक है, दो डेफिनेशन तो आपकी बुक वाली हो जाएगी, और तीसरी डेफिनेशन अपनी वाली हो जाएगी जो आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, सो दैट वी विल रिमेम्बर अबाउट डोमेन एंड रेंज, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, तो फिलहाल अब देखो हम लोग को फंक्शन के बारे में बात करनी है। तो फंक्शन के लिए लिखो, दो तरीके से हम लोग देखेंगे, एक तो एक रिलेशन का टाइप, दूसरा एक करस्पॉन्डेंस। मतलब क्या हुआ, फंक्शन पहला हमें क्या टाइप पढ़ना है, फंक्शन एज अ टाइप ऑफ रिलेशन। एक रिलेशन का एक टाइप है, मतलब इसका मतलब क्या होगा कि एक रिलेशन ही है, एक तरीके से समझ सकते हो कि नहीं समझ सकते हो, कि अगर जैसे सपोज दैट 100 रिलेशंस हैं, तो उनमें से एक रिलेशन हो सकता है फंक्शन हो सकता है 2 रिलेशन क्या हो, फंक्शन हो। मतलब क्या हुआ कि रिलेशन का एक टाइप है।
अगर 100 टाइप्स के रिलेशन हो रहे हैं उसमें से कुछ टाइप्स क्या होंगे, फंक्शन हो जाएंगे। जरूरी हो सकता है सारे के सारे हों, जरूरी भी नहीं कि सारे के सारे हों। मतलब क्या होगा, अब कौन सी कंडीशन लगती है भाई, जाहिर सी बात है अगर पूरे नहीं हो रहे तो इसका मतलब कुछ कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो वो कंडीशंस कौन सी हैं, अब हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। तो पहली डेफिनेशन कहती है, लेट A and B be two sets and A and B be two sets, इसे नॉन एम्प्टी सेट लिख लेना, बी टू नॉन एम्प्टी सेट, बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड एफ इज एंड अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी। जो हम लोग रिलेशन का नाम आर देते थे ना, एक्चुअली हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, एफ से डिफाइन करेंगे। एंड अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी, ए से बी का हम लोग एक रिलेशन डिफाइन करेंगे एफ, उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, इसका मतलब ये अगर एक पर्टिकुलर टाइप का रिलेशन है तो ये एक सबसेट होगा, किसका सबसेट होगा, ए क्रॉस बी का। मतलब समझो बात को, रिलेशन क्या होता था, जैसे अभी पीछे बताया ना, तो वो आपका कंप्लीट रिलेशन था, ठीक है। जरूरी नहीं कि पूरा रिलेशन आपका वही हो, जैसे आपका पूरा 1, A 1, B 1, C पूरा 3, C तक गया था ना, तो जरूरी नहीं अगर आप केवल 1, A लिखोगे तो भी एक सेट है, तो भी एक रिलेशन है। 1, A 2, B 3, C लिख लिया, ये भी एक रिलेशन है। लेकिन कौन से टाइप का रिलेशन है तब पता चलता है, ठीक है। अब क्या बात कर रही है आपको यहाँ पे, ये बताता है कि भैया उसमें से कौन सा टाइप लोगे, क्योंकि देखो आप समझो, अगर आप वहां पे एक चीज पता था कि अगर हमने पूरे ले लिए तो कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला सारा ले लिया तो आपका मतलब A इंटू बी बन रहा था। लेकिन जैसे आपका बना था, अगर आप केवल 1, A 1, B एंड 1, C, अगर केवल इतना ले लो तो ये भी एक रिलेशन है। आप 2, A 2, B 2, C ले लो तो ये भी एक रिलेशन है। आप सारा एक साथ ले आओ तो भी एक रिलेशन है। इट मीन्स उसका एक सबसेट ले आओगे तो वो एक रिलेशन आएगा, ठीक है। अगर हमारा जो भी बनाया था हमने उसका एक सबसेट रिलेशन है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, 2 की पावर n। जब n आपके उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स हो जाएंगे, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, तो हमारे पास नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, 2 की पावर n हो जाएगा, जो सबसेट निकालने का तरीका है। इसका मतलब f अगर हमारे एक रिलेशन है तो वो भी एक सबसेट होगा, ठीक है। तो दैट इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B, A क्रॉस B यानी A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या है, एक सबसेट है। इज कॉल्ड अ फंक्शन और मैपिंग, इज कॉल्ड अ फंक्शन, जिसको हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं या मैप बोल सकते हो, ठीक है। एक्चुअल में ये मैप और मैपिंग जो है इसके सिनोनिमस वर्ड हैं फंक्शन के, और फंक्शन के एक्चुअल मीनिंग होता है हमारा ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं, यहाँ पे ऑपरेशन मतलब होता है कुछ काम करना, ठीक है। अब ये क्या करना चाहिए, एक कंडीशन फ्रॉम ए टू बी, इफ फ्रॉम ए टू बी, इफ, अब इफ क्या लग गया भाई, इफ के आगे दो कंडीशन आएंगी। क्या कंडीशन आएगी, पहला बात ये होती है, देखो समझो एक बार समझ लो, ए के हर एलिमेंट के लिए बी में उसकी इमेज होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ, जैसे 1, A 1, B हो रहा था ना, तो अगर आपका 1 ले रहे हो तो उसके लिए आपको ए मिलना जरूरी है। मतलब उसके लिए आगे कॉमा करके आगे लिखने के लिए हमें दूसरा वर्ड बहुत जरूरी हो जाता है। तो उसके लिए अगर आप मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखो तो वो आएगा, फॉर ईच A belongs to A, there exist, देखो there exist को जब आगे पढ़ोगे तो हम लोग क्या डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं। और फॉर एवरी, फॉर ईच या फॉर एवरी को डिनोट करते हैं हम लोग ऐसे। यानी अगर इसे मैथमेटिकली लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे कि फॉर एवरी A belongs to A, ठीक है, ए हो, ए को बिलोंग कर रहा है, हर ए के लिए, हर एक ए के लिए देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट को कैसे लिखेंगे भाई, देयर एग्जिस्ट उल्टा ई लिख दो, ठीक है, देयर एग्जिस्ट
B belongs to B, समझ में आया? B belongs to B such that A comma B belongs to F, such that A comma B ये किसमें आना चाहिए? आपके उस F एक रिलेशन जो था हमारा उसमें आना चाहिए। इसको अगर ये तो आपका मैथमेटिकल हो गया, ठीक है। फॉर एवरी देयर एग्जिस्ट, अब उसको इधर भी लिख दे रहा हूं, देयर एग्जिस्ट B belongs to B such that A comma B belongs to F। समझ में आया कि नहीं आया कि हर एक A के लिए आपके पास B मिलना जरूरी हो जाता है। अगर B नहीं मिल रहा है तो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल आप अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो इसे नोट करते जाओ, आगे जब हम लोग एग्जाम्पल लेके मैपिंग बना करके दिखाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपकी डेफिनेशन पार्ट हो जा रहा है, ठीक है। आगे ये कह रहा है, अगर मैथमेटिकली समझो, A कॉमा B बिलोंग्स टू F, अगर आपका A कॉमा B F में आ रहा है एंड A कॉमा C भी आपका F में आ रहा है, देन B इक्वल टू C, B इज इक्वल टू C। ये बोलने का क्या मतलब है कि अगर A के लिए एक इमेज B मिल रही है, A के लिए एक इमेज C मिल रही है, तो ये B और C एक ही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए एक पर्टिकुलर आउटपुट ही होगा। एक इनपुट के लिए दो आउटपुट या दो से ज्यादा आउटपुट नहीं हो सकते। एक इनपुट है तो एक ही आउटपुट मिलेगा, उससे ज्यादा आउटपुट पॉसिबल नहीं है। ये बात समझ में आ रही है यहां से? अगर नहीं भी समझ में आ रही है तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसे कॉपी में बिल्कुल लिख लेना, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैपिंग से समझेंगे कि इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में, ठीक है, मैपिंग बना करके समझेंगे, ठीक है। फिलहाल अब देखो, बात को समझो। एक बार रिलेशन बता रहा हूं, एक बार फंक्शन बता रहा हूं। रिलेशन क्या है, फंक्शन क्या है, दोनों हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। बिल्कुल आज ही सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो, दो हम लोग मैप बनाते हैं, ऐसे एक मैप बना रहे हैं, ठीक है। मैप मतलब नक्शा वाला नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपके क्या एक तरीके से सेट की तरीका है। अगर हमें रिलेशन डिफाइन करना, सपोज दैट मैं यहां से यहां रिलेशन डिफाइन किया R, ठीक है, ये रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे कुछ इनपुट्स हैं, सपोज दैट मैंने 1 लिया, यहाँ पे 2 लिया, यहाँ पे 3 लिया, यहाँ पे 4 लिया, और यहाँ पे हमने लिया A, यहाँ पे हमने लिया B, यहाँ पे हमने लिया C, यहाँ पे हमने लिया D। अगर यहाँ पे हम 1 का रिलेशन लेके आए A से, 1 का रिलेशन ले आए B से, 1 का रिलेशन लाए C से, 1 का रिलेशन लाए D से, 2 को करें A से, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, गंदा लगेगा। 3 का करें B से, 4 का करें C से, कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है। या फिर ये कर दे, एक साथ दोनों बातें समझ लो, ठीक है, एक साथ दोनों बातें ऐसे क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं, क्या है, ये एक रिलेशन है और ये रिलेशन है, इसको कोई ये नहीं कह सकता ये रिलेशन है ही नहीं। क्यों भाई? 4 की इमेज देखो यहाँ नहीं मिल रही, मतलब 4 का देखो किसी से रिलेशन नहीं बन रहा है, तो इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। समझ रहे हो बात को? हम यहाँ ये नहीं बोल सकते कि 4 का रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बिल्कुल 4 का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, इस बात पे कोई भी शक नहीं है। लेकिन अब अगर फंक्शन में आएंगे तो फिर बात अलग पलटेगी, ठीक है। 1 पे ध्यान दो, 1 का देखो A भी मिल से भी रिलेशन है, 1 का B से भी रिलेशन है, 1 का C से भी रिलेशन है, 1 का D से भी रिलेशन है, 2 का A से है, 3 का B से है, ठीक है। अब एक बात समझो, क्लियर समझो। देखो, अब कहोगे भैया यहाँ तो 1 पे भी B मिल रहा है और 3 पे भी B मिल रहा है, तो क्या ये फंक्शन के लिए होगा? तो आगे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि फंक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। मैं 4-5 तरीके से बनाते जाऊंगा, उसे आप लोग ध्यान से देखना। ये तो आपका रिलेशन हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं, यहां से ऐसे कट करते हैं, ठीक है, यहां से कट करते हैं। ये देखते जाओ कि ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, बट फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है और रिलेशन है। फंक्शन क्यों नहीं है, अब जरा से समझो। कई तरीके से समझेंगे, एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, समझ रहे हो। अगर हमारे पास ऐसा कुछ है, ठीक है, ये हमारे पास कुछ है और यहाँ पे ऐसा सपोज दैट एक ये इनपुट है, ये इनपुट है, एक ये इनपुट है, एक ये इनपुट है। इधर हमारे पास एक ये इनपुट है, ये इनपुट है, ये इनपुट है और ये इनपुट है। या फिर जरूरी नहीं कि दोनों साइड 4-4 ही हो, जरूरी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर हमने ये किया कि 1 इसका इससे रिलेशन, अगर हम देखो मैपिंग कहां से कहां बना रहे हैं ये भी जरूरी, एरो ध्यान देना। अगर हमारा ये सेट A है, ये सेट B है,
हमने कहा फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, तो हमारा एरो ऐसा बनेगा, अगर बी टू ए तो ऐसा बनेगा, तो अभी वो इनपुट हो जाएगा, ये आउटपुट हो जाएगा। अभी क्या है, यहां से यहां है तो ये इनपुट है और ये आउटपुट है। ये बात का ध्यान रखना जरूरी है कि फंक्शन कहां से कहां डिफाइंड है, ठीक है। फिलहाल अब देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई शर्तें नहीं होती, वहां पे शर्तें होती तो ये जानना जरूरी है कहां से कहां तक मैपिंग जा रही है। तो हमारा मैपिंग कहां से है, ए से लेके बी तक है, एफ मैपिंग है हमारी। देखो इस इनपुट के लिए हमारा ये इनपुट मिल रहा है, इस इनपुट के लिए हमारा ये इनपुट मिल रहा है, इस इनपुट के लिए हमारा ये इनपुट मिल रहा है, लेकिन ये हमारा क्या हो जा रहा है, खाली हो जा रहा है। तो इस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ये पूछता है कि इज इट अ फंक्शन, तो कह दो भैया ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है ये बात समझ लो, क्योंकि देखो अभी जो पीछे डेफिनेशन लिखी थी उसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा था, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए देयर एग्जिस्ट स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ। समझ में आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए सेट का कोई एक एलिमेंट है तो उसकी इमेज होना भी जरूरी है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसका किसी के साथ रिलेशन नहीं है, तो जब ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो इसको अगर अकेला बच जाता है, देखो इनपुट के साइड अकेला नहीं बचना चाहिए, ये बात क्लियर को। इधर बचेगा तो अभी दिखाऊंगा कि उधर से हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डेफिनेशन में उसकी बात करता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन जिधर से इनपुट जा रहा है अगर उधर खाली बच गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, भाई ये फंक्शन नहीं है। तो पहला काइंड तो हमारा ये हो गया। दूसरा टाइप क्या होगा हमारे पास, जरा सा वो भी देख लेते हैं। एक अब देखो मैपिंग कहां से कहां जा रही है, यहां से यहां जा रही है, ए से बी से। देखो आप चाहे कुछ एलिमेंट्स ले आए, ऐसे डॉट डॉट दिखा दिया मैंने, ठीक है। तो आप खुद ही कर लेना जो भी अच्छा लगे। 3 है यहाँ पे 4 है। अब देखो अगर मैंने इसका रिलेशन इससे किया, इसका रिलेशन इससे किया, इसका रिलेशन इससे किया, अब कहोगे कि भैया यहां पे एक बच गया, लेकिन देखो भाई ए से बी रिलेशन जा रहा है ना, ए से बी मैपिंग जा रही है हमारी, एफ मैपिंग कहां से कहां जा रही है, ए से बी जा रही है। तो जो इनपुट है हमारा क्या है, ए है। तो इनपुट में कोई भी ऐसा खाली एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, ठीक है, जो सिंगल हो, ठीक है, जो सिंगल हो, ठीक है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे कोई सिंगल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिंगल होगा चलेगा, ठीक है। तो बी में अगर हमारे कोई एक बच जाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। एक बचे, दो बचे, सारे जुड़े हों, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं बनता है। लेकिन हमारा ए देखना जरूरी है कि ए में एक भी एलिमेंट हमारा बचना नहीं है। इस वजह से अगर पूछा जाए कि क्या ये फंक्शन है, तो आप बोलोगे कि यस इट इज अ फंक्शन। अगर यहीं पे बात समझो कि जरूरी नहीं बिल्कुल सामने सामने हो, मतलब क्या हुआ कि अगर ये एक ऐसी मैपिंग है, देखो जरा सा, इस वाले की इमेज ये है, इस वाले की इमेज ये है, तो ये मैं सोचना कहीं कट गया है, ठीक है। एक्चुअली में इसकी इमेज ये मिल रही है, इसकी इमेज ये मिल रही है। एक्चुअली बचपन में मैच द फॉलोइंग करते थे ना, बस वही चीज मैंने जानबूझ के ऐसे बना दिया है ताकि आपको दिखे, जरूरी नहीं कि सामने सामने होगा तभी फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर होगा कि यहाँ पे देखो फंक्शन है और यहाँ पे फंक्शन नहीं है। अब जरा सा और थोड़ा सा पॉइंट्स क्लियर करते हुए चलते हैं, ठीक है। थर्ड वेराइटी हम लोग देखेंगे जहां पे एक मैपिंग है ए, एक सेट है हमारा बी, मैपिंग हमारा फ्रॉम ए टू बी। चलो एक काम करते हैं, एरो बदलते हैं, बी टू ए। अब बी टू ए किया और यहाँ पे हमारा एक इनपुट, एक हमारा वैल्यू है, एक एलिमेंट ये 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 है और एक एलिमेंट ये है, ठीक है। इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, लेकिन यहाँ पे देखो खाली बच गया। देखो यहाँ पे देखो बी पे खाली बचा था तो कह रहा था फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे कहेगा फंक्शन, नीचे लिखता हूं, फंक्शन नहीं है। अगर ये एफ मैपिंग है बी टू ए तो क्यों, क्योंकि अब इनपुट हमारा क्या हो गया, बी हो गया। अब हमें ए से मतलब नहीं है। अब यहाँ आपकी डेफिनेशन क्या कहेगी, फॉर एवरी स्मॉल बी बिलोंग्स टू बी देयर एग्जिस्ट ए स्मॉल कैपिटल ए। मतलब क्या होगा, इसके लिए इसकी इमेज होना जरूरी हो गया, क्योंकि यहां से यहां मैपिंग आ गई। समझ रहे हो ना, जो बी था वो ए बन गया, जो ए था वो बी बन गया। बस वही को हमने पलट करके लिख दिया है, ठीक है। तो ये फंक्शन आपका नहीं, क्योंकि इनपुट में क्या हो रहा है, एक वैल्यू बच जा रही है। फिलहाल आपका ये इन पहले जो दो इसमें क्या लिया था, दो हमारे कंडीशंस थी। तो पहली कंडीशन पे थोड़े से एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया। अब अगली कंडीशन के लिए जरा सा ध्यान दो, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना, आंख कान नाक सब कुछ खोल के बैठ जाना यहाँ पे, ठीक है। ये आना बहुत जरूरी है। बच्चे यही नहीं क्लियर कर पाते हैं, 12th पास हो जाते हैं, यही चीज नहीं आती होती उनको।
ठीक है। तो ये अगर नहीं भी आएगा तो बताना, अलग से क्लास रख के मैं समझा दूंगा, ठीक है। अलग से क्लास मीट पे या जूम पे रख करके इस चीज को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, अगर नहीं आएगा तो। अगर हमारा ए से बी एक मैपिंग है, हम उसको नाम देते हैं एफ, ठीक है। और यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ एक एलिमेंट है, यहाँ एक एलिमेंट है, 3 ही लेते हैं, ठीक है, गंदगी नहीं मचाएंगे ज्यादा। 1 2 एंड 3, ठीक है। 1 इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, ठीक है। क्या हुआ, बात समझे? या फिर ऐसा आप समझ सकते हो, अभी एक साथ दो चीजें मिस हो जाएंगी ना यहाँ पे, तो फिर आप कहोगे कि नहीं भैया कंफ्यूजन हो रही है। चलो कंफ्यूजन नहीं होने देंगे। यहाँ पे 4 एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। इसका इमेज ये, तो आप ध्यान से देखो, जो सेकंड वाला एलिमेंट है उसके लिए यहाँ पे थर्ड वाला एलिमेंट है, यहाँ थर्ड वाला है उसके लिए फोर्थ वाला एलिमेंट है। यहाँ एक तो एक से मिल रहा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो आप, एक एलिमेंट है और 2 वैल्यूज मिल रही है। अगर एक इनपुट पे 2 आउटपुट मिल रहा होगा तो हम बोलेंगे कि भैया फंक्शन नहीं है, क्योंकि उसमें क्या कहा था, उसमें कहा था कि अगर ये स्मॉल a है और ये स्मॉल b है और ये स्मॉल c है, अगर a कॉमा b एग्जिस्ट कर रहा है, f में सबसेट है, और a कॉमा c भी आ रहा है हमारे f में, तो हमारा b और c बराबर होना चाहिए, यानी एक ही पॉइंट होना चाहिए। लेकिन ये अलग अलग पॉइंट आ रहा है, इस वजह से क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक ही पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। इट मींस एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिलेगा, एक से ज्यादा आउटपुट नहीं मिलने वाले। लालच बुरी बला है, अगर आप सोचोगे इनपुट एक दे करके आउटपुट 2 ले लें तो फिर क्या हो जाएगा, मैटर खराब हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल अब आओ थोड़ा सा हम लोग क्या बात करते हैं, इसी में थोड़ी सी और बात करते हैं। चलो, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। अब समझो, अब ये चाहे 2 से रिलेट हो, 3 से रिलेट हो, 4 से रिलेट हो, हमें उसे मतलब नहीं है, एक ही होना चाहिए। एक से ज्यादा हुआ तो फिर फंक्शन नहीं रह गया, ठीक है। एक जरा सा हम लोग 5th वैरायटी देखते हैं। एक इनपुट ये, एक इनपुट ये, एक इनपुट ये, 1 इनपुट ये और ये। चलो ठीक है, ए है, बी है, मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ध्यान देना, ऊपर वाला अलग है, ये वाला अलग है। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये ध्यान देना, ठीक है, किस सीक्वेंस में लिखा है। 5th वाले पे देखो, ए से बी मैपिंग है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स है, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स है, ठीक है। जो पहला एलिमेंट है वो पहले वाले से रिलेटेड है, जो दूसरा वाला है दूसरे से रिलेटेड है। अगर तीसरा वाला खाली छोड़ देंगे तो ये वाली कंडीशन बनेगी और मैपिंग नहीं हो जाएगी, यानी फंक्शन नहीं रह जाएगा, ठीक है। और लेकिन अगर हमने इसी का रिलेशन में इससे कर दिया या इसका रिलेशन इससे कर दिया, दोनों नहीं करेंगे कि ये इससे भी रिलेटेड है, ये इससे भी रिलेटेड है, तब तो ये वाली कंडीशन के हिसाब से फॉल्स हो जाएगा, है ना, फंक्शन नहीं रह जाएगा। लेकिन ये इससे रिलेटेड, केवल एक से। अभी देखो क्या कंडीशन है भाई, एक के लिए एक ही आउटपुट मिल रहा है ना, 1 इनपुट के लिए 1 आउटपुट, इस इनपुट के लिए एक आउटपुट, इस इनपुट के लिए एक आउटपुट। अब कहोगे भैया 2 इनपुट पे एक आउटपुट कैसे मिल रहा है, तो जरा एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर भी एक फंक्शन होता है। अगर वहां पे एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो भी 1 देगा, -1 रखोगे तो भी 1 देगा। इट मीन्स क्या हुआ, 2 अलग अलग इनपुट के लिए एक सिंगल सा आउटपुट दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे आप एक और ला करके भी इससे जोड़ दोगे, एक और ला करके भी इससे जोड़ दोगे, एक और ला करके भी इससे जोड़ दोगे, तो उससे हमें मतलब नहीं है। ये कई सारे ऐसे जा सकते हैं, लेकिन ये एक का कई से नहीं रिलेशन हो सकता है, ये बात क्लियर रखना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। इतना अगर क्लियर हो गया हो तो ठीक है, नहीं भी क्लियर होगा तो स्क्रीनशॉट लेना, इसको बिल्कुल एज इट इज देख के बनाना, एरो वगैरह ध्यान देना, ठीक है। जैसे ये 3rd वाले केस में मैंने उल्टा एरो बनाया है, ठीक है, ये ध्यान देना। और इसलिए इसको थोड़ा सा हैशटैग बना दे रहा हूँ, देख लेना, ठीक है। और ये आपका रिलेशन था, रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे फंक्शन नहीं था। क्यों फंक्शन नहीं था, क्योंकि 1 के लिए देखो कई सारे आउटपुट मिल रहे थे, 4 आपका बचा रह जा रहा था, कई सारी कंडीशन को क्या कर रहा था, फुलफिल नहीं कर पा रहा था, ठीक है। ये क्लियर हो गया हो तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और थोड़ा सा वेट करिए। इसके बाद हम लोग, जैसे अभी फंक्शन की एक डेफिनेशन थी ना मैथमेटिकल लैंग्वेज में, अब थोड़ा सा उसको एक थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिखता हूँ, वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आने वाली है, ठीक है। ठीक है, देखो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे अभी क्या पढ़ा था, एक डेफिनेशन, फंक्शन एज अ टाइप ऑफ रिलेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन एज अ करेस्पॉन्डेंस। फंक्शन एज अ करेस्पॉन्डेंस, अरे नाम पे मत जाओ यार,
ठीक है, नाम पे मत जाओ, मैं केवल जो भी लिखा था वहां पे मैथमेटिकली अब उसे एक स्टेटमेंट में लिख दूंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो ये कहता है कि भैया इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, टू नॉन एम्प्टी सेट्स एंड F is a relation from A to B, then क्या जो लिखा था मैथमेटिकली उसी को हम लोग क्या करेंगे स्टेटमेंट में लिख देंगे। ये ऐसे लिखो, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, फॉर एवरी ए, और ऐसा लिख लो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, all elements of set A will contain are associated to, associated word ज्यादा बेटर है, ठीक है, associated with the elements of set B। मतलब क्या हुआ, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एसोसिएशन होना जरूरी है। मतलब ए में एक भी एलिमेंट हमारा खाली नहीं बचना चाहिए, ये बात जरूरी है। अगर ए से बी का रिलेशन, ए का बी से फंक्शन आप डिफाइन कर रहे हो तो, ठीक है, या फिर आप फंक्शन लिख लो, ठीक है, ए इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि रिलेशन की कंडीशन तो आप हटा दो, ठीक है। अब सेकेंड क्या करना है, ऑल एलिमेंट्स की बात हो गई, लेकिन ऐसे तो एक कई सारे भी बनने लग जाएंगे, तो उसके लिए बोलेगा कि भैया there is a all elements of set A are associated uniquely with the elements of सेट बी। मतलब ए के जो भी एलिमेंट्स हैं, या फिर ऑल एलिमेंट्स लिखने के बजाय ऐसे, चलो ठीक है, ऑल ठीक है, समझ में आता है, यानी कि सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब यूनिकली एसोसिएटेड होने चाहिए बी के एलिमेंट्स के साथ। मतलब यूनिकली का क्या मतलब होता है, एक इनपुट के लिए एक आउटपुट होना चाहिए, एक इनपुट के लिए दो आउटपुट पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ कई इनपुट का आउटपुट जो है वो सेम हो सकता है। वो हमने वहां पे कई सारे मैपिंग बना करके समझा दिया है, ठीक है। फिलहाल आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल आप लोग मुझे बता देना, मैं उसको अलग से क्लास लेके एक बार समझा दूंगा, ठीक है। चलो भाई, अभी एक चीज थोड़ी देर पहले क्या कहा था भैया, हम लोग दो डेफिनेशन करेंगे जो हम लोगों को बुक में मिलने वाली है। दो बुकिश डेफिनेशन की बात करेंगे, जो अगर पूछता है कोई तो हमें समझाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अब हम लोग अपने दिमाग को समझाने के लिए, भाई ये चीजें क्या है, आप लिखोगे थोड़ी देर समझ में आएगा, बाद में थोड़ा सा उतरने लगेगा, ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे एक बार जब आपको इस नए एग्जाम्पल के साथ, तो बिल्कुल उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इसको बिल्कुल कोरिलेशन बनाना जरूरी है, ठीक है। कैसे बनेगा वो जरा सा समझते हैं। देखो मैं बोलता हूं फंक्शन क्या होता है, एक मशीन होती है। क्या होती है, एक मशीन होती है। फंक्शन इज अ टाइप ऑफ मशीन। फंक्शन एक मशीन ही है, ठीक है। इस फंक्शन इज अ मशीन, बोल दो मशीन एक है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक चीज देखा होगा आप लोगों ने, टीवी में एक ऐड आता है कच्चा मैंगो बाइट वाला, है ना। मेरे सर भी एग्जाम्पल दिया करते हैं, ठीक है। अगर वो वीडियो देखेंगे तो हंसेंगे जरूर, ठीक है। देखो होता है कच्चा मैंगो बाइट वाला एक एग्जाम्पल आता है फोटो स्टेट वाली मशीन में, कि वो क्या करता है, मैंगो डालता है और वहां से कच्चा मैंगो बाइट टॉफी निकल आती है, ठीक है। मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, समझा, बात समझ लेना, ठीक है। फिलहाल क्या है, अब वहां पे अगर उसको हम लोग मशीन में एक्चुअल में समझो, तो प्रिंटिंग मशीन का क्या डोमेन में, यानी कि अगर क्या वो इनपुट जो था वो मैंगो लेता है इनपुट में एज एन इनपुट, नहीं लेता है। क्यों, क्योंकि देखो इसीलिए वो बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाते। क्योंकि भैया देखो हम लोग एक बात जानते हैं, जो प्रिंटिंग मशीन है या फिर फोटोकॉपी वाली मशीन है, वो क्या इनपुट में लेती है, एक पेपर लेती है इनपुट में,
और उससे एक नए पेपर के ऊपर उसको छाप करके प्रिंट करके क्या कर देती है, आउटपुट प्रोवाइड करती है। इट मीन्स उसका इनपुट भी क्या आ रहा है, पेपर, आउटपुट भी क्या आ रहा है, पेपर। फिर उसने क्या किया, उसने इस पे लिखने का काम किया। मतलब क्या हुआ, मशीन ने भी कुछ काम किया, एक पर्टिकुलर साइड से इनपुट लिया, एक साइड से आउटपुट दिया और बीच में उस पर कुछ काम कर लिया। ठीक है, तो उसको अगर जरा सा समझो तो ये हमारी क्या है, एक मशीन है, ऊपर इसमें क्या है, आउट इनपुट है, ठीक है, और नीचे इसमें क्या है, आउटपुट है। यहां से क्या आएगा, हमारा इनपुट आएगा, यहां से क्या होगा, आउटपुट निकलेगा। ये क्या करेगा भाई, इसमें ये क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब होता है इस पर कुछ काम करेगा। ठीक है, सपोज दैट अगर मैंने कहा x+2, ठीक है, एक मशीन है x+2, तो अगर आपकी x+2 मशीन है तो वो क्या करेगी भाई, एक उसके पास एक डब्बा होगा, ठीक है, उसके पास भी एक डब्बा होगा x+2 वाला, जिसमें ऊपर क्या होगा, इनपुट लेने के लिए बना होगा, नीचे क्या होगा, आउटपुट देने के लिए बना होगा। अब देखो, ऊपर जब आप इनपुट क्या दोगे, 1 दोगे, है ना, तो उसके लिए आउटपुट क्या मिलने लगा, 1 आया, x की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 प्लस उसमें क्या करेगा, 2 ऐड कर देगा और आउटपुट क्या देगा, 3 दे देगा। मतलब जब आप 1 दोगे तो उसके साथ क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। फिर आपने क्या किया, आपने यहाँ पे 2 डाल दिया, 2 + 2 किया, वो 4 आने लगा, तो 2,4 आने लगा। आपने यहाँ पे 0 डाला तो 0 + 2 करने लगा, तो आपका आंसर क्या आने लगा, 0,2 आने लगा। सब में देखो 1 + 2 3, 2 + 2 4, 0 + 2 2, इसी तरीके से ढेर सारे एलिमेंट्स आने लगेंगे। मतलब क्या हुआ, आप समझो। लेकिन यहाँ पे हमने मैप डिफाइन नहीं किया था, कहां से कहां पे जा रहा है, तो इसको केवल एक समझाने के तरीके से बताया था। अब समझो बात को कि कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जो एक पर्टिकुलर टाइप का ही इनपुट लेंगे। मतलब जरा सा अब ध्यान से समझो, ठीक है, अब ध्यान से समझो। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो जो मिक्सर आता है वो कई तरीके का आता है, 550 वाट का, 750 वाट का, 900 वाट का, और भी ज्यादा वाट के। तो आप खुद सोचो कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में मसाले पीसने के लिए लगे हैं, सोचो बड़ी बड़ी हल्दी जो होती है वो जल्दी नहीं पीसती, ठीक है, तो आप अगर उसको बिल्कुल लो लेवल वाले सस्ते वाले मिक्सर में रख दोगे ना, तो खड़ खड़ करके वो पीस ही नहीं पाएगा, टूट जाएगी ब्लेड्स। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि वो उसके डोमेन में नहीं है। डोमेन का मतलब होता है इनपुट रेंज, मतलब इनपुट कैसा वो ले सकता है, ठीक है। तो अगर आप उसके इनपुट के अकॉर्डिंगली आप उसमें नहीं डाल रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो काम नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो बात, मतलब अब थोड़ा सा और अगर हम लोग मॉडिफाई करें, तो जैसे जूस की मशीन होती है, ठीक है, तो गन्ने की जूस की मशीन है, तो उसमें गन्ना ही उसमें जूस बनेगा। आप सोचो कि उसमें मौसम्बी का जूस निकाल लो तो क्या बनेगा, खुद सोचो, इमेजिन करो। गन्ने की जो मशीन होती है, आप उसमें गन्ने का जूस निकाल सकते हो। वो एक पर्टिकुलर टाइप से इनपुट लेता है, आउटपुट देता है। आउटपुट में क्या क्या देता है भाई, जरा सा ध्यान देखना। आउटपुट 2 तरीके का देता है, एक तो उसका जो छिलका होता है वो अलग कर देता है, दूसरा उसका जो मेन आउटपुट है, जो हमारा यूजफुल आउटपुट है, वो क्या है हमारा, उसका जूस है ना, जूस के लिए तो लगाई हुई है मशीन। अब समझो बात को, वो गन्ने का ही जूस बनाएगा, वो मौसम्बी का जूस क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको इस तरीके से बनाया गया कि वो केवल और केवल गन्ने को एक्सेप्ट करेगा, वो उससे उसके अलावा कोई भी चीज को अंदर नहीं ले पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो फंक्शन होता है वो एक फिक्स्ड टाइप का ही इनपुट लेता है, एक पर्टिकुलर टाइप का ही क्या करता है, वो इनपुट अपने अंदर लेता है, ठीक है। और समझो बात को जरा सा, हम लोग अगर अपनी बात अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम लोग देखें तो जरा सा समझते हैं, ठीक है। देखो, अगर हमने सपोज दैट कह दिया f एक फंक्शन है, कैसे डिफाइन करते हैं, देखो ऐसे दिखाते हैं। f एक फंक्शन है जो वेरिएबल x पे क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा। और ये कह रहा है कि भैया ये करेगा 5/x, यानी कोई भी नंबर दोगे उससे 5 को डिवाइड कर देगा। तो अगर हमने कहा f कहां से कहां डिफाइंड है, तो इसको ऐसे दिखाएंगे, f इज डिफाइंड फ्रॉम a to b such that fx is equal to 5/x। a क्या है और b क्या है, तो a हमारा है 1, 0, 1, 2, 3, या फिर आप इसे ऐसे देख लो, ये कह रहा है होल नंबर से लेके नेचुरल नंबर, या फिर होल नंबर नेचुरल नहीं देगा, होल नंबर से लेके रियल नंबर, ठीक है। होल नंबर से W फॉर होल नंबर और R फॉर रियल नंबर, सारे होल नंबर पे दे रहा है। अब इसको जरा सा आप मैपिंग में चेक करो,
क्या आएगा 0 1 2 3 4 ऐसे करके ढेर सारे आएंगे। तो है ना, ये आपका क्या हो गया, ए हो गया। इसकी मैपिंग किससे कर रहे हैं हम लोग, बी से कर रहे हैं। ठीक है, किससे कर रहे हैं, बी से कर रहे हैं। अब बी में क्या करेगा, ये क्या करेगा 5 से उस नंबर को डिवाइड कर देगा। तो जरा अगर पहले इन सब का चेक करो, जब आप 1 के लिए क्या करेगा भाई 5/1 5 दे देगा। ये इसके लिए क्या करेगा 5/2 इट मीन 2.5 दे देगा। ये क्या करेगा भाई 5/3 दे देगा। ये क्या करेगा 5/4 दे देगा। ये क्या करेगा ऐसे 5/5 सबसे करता जाएगा। लेकिन जो पहला वाला है उसके लिए देखो ये क्या करेगा 5/0। और 5/0 किसी भी नंबर को आप 0 से करोगे तो वो डिफाइंड ही नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू आएगी ही नहीं, बी सेट में कोई भी ऐसी वैल्यू आएगी ही नहीं। क्योंकि देखो किसी भी नंबर को अगर आप 0 से लिखते हो तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं इन्फिनिटी से। और इन्फिनिटी जो होता है रियल नंबर पे एग्जिस्ट नहीं करता है, रियल की वैल्यू में नहीं आता। जब आप आगे ग्रेजुएशन करोगे तो जैसे हम लोग करते तो हम लोग वहां पे एक पढ़ते हैं एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। जैसे रियल नंबर सिस्टम है वैसे एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम, उसमें हम लोग इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट को एज ए वैल्यू मान करके हम लोग वहां पे लाके डिफाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं रियल नंबर से। ठीक है, इसलिए होता है एक्सटेंडेड रियल नंबर सिस्टम। तो जो रियल नंबर है उसको डिनोट करते हैं माइनस इनफाइनाइट कॉमा प्लस इनफाइनाइट। तो कहोगे यहाँ तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ले रहा है, नहीं भाई, वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच के सारी वैल्यूज को ले रहा है, बट माइनस इनफाइनाइट को और प्लस इनफाइनाइट को नहीं ले रहा है। यानी पर्टिकुलर उनको नहीं ले रहा है, उनके बीच के सारे ले रहा है, क्योंकि ये क्या है आपका ओपन ब्रैकेट है। तो इट मीन्स अगर आपका आंसर इन्फिनिटी आ रहा है तो ये रियल नंबर में इन्फिनिटी के कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब इसके लिए एक आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो पहली जो डेफिनेशन का पहला पार्ट था फंक्शन का, वो कहता था सारे इनपुट के लिए एक आउटपुट मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई आउटपुट नहीं मिल पा रहा है। इसलिए ये फंक्शन क्या है, इस वैल्यू पे क्या है डिफाइंड नहीं है, इसके लिए डिफाइंड नहीं है। समझ में आया। अब जरूरी नहीं कि वो मशीन खराब है। देखो लोग कहते नहीं मशीन खराब हो गई, फिर वो कह नहीं यार इसमें क्या है भैया, मिक्सर में हल्दी नहीं पीसो, आप क्या करो इसमें कुछ और चीज कर लो, है ना, अब इसमें चीनी पीस लो, आप कुछ और पीस लो। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके लिए वो उसके डोमेन में नहीं था, वो उसके इनपुट नहीं ले रहा है भाई, आप कुछ और इनपुट डालो जैसा वो लेना चाह रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, जरा सा इसी को थोड़ा सा चेंज करेंगे और बोलेंगे फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, और एफ एक्स हमारा क्या है, सेम आप डाल दो 5/x। fx इज इक्वल टू 5/x। ठीक है, अब क्या होगा भाई, सेम चीज होगी, आप 1 2 3 4 सबके लिए कर दो। इधर आपके लिए पास b होगा, इधर आप सॉरी a भी मत करना, क्योंकि यहाँ पे आपने होल नंबर का सेट लिया, यहाँ पे आपने रियल नंबर का सेट लिया ना। तो यहाँ पे आप नेचुरल नंबर सेट लिए हो, यहाँ पे आपने रियल नंबर का सेट लिया हो। रियल क्यों लिया, क्योंकि कुछ डेसिमल वैल्यूज भी आने वाली हैं। यहाँ से यहाँ तक आपका फंक्शन डिफाइंड है, ये क्या डिफाइंड है 5/x से डिफाइंड है। तो 1 के लिए क्या मिलेगा भाई 5 मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा 5/2, इसके लिए क्या मिलेगा 5/3, इसके लिए क्या मिलेगा 5/4, ऐसे करके सबके लिए मिलता चला जाएगा सारे नेचुरल नंबर के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन सबके लिए एक पे एक ही मिल रहा है ना, 1 के लिए तो कहीं नहीं मिल रहा है ना कि 1 पे 2 आउटपुट मिल रहा है, ऐसा तो बन नहीं रहा। 1 के लिए एक ही आउटपुट है, 2 के लिए एक ही आउटपुट है, सबके लिए सिंगल एक आउटपुट है। और यहाँ पे कोई भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसकी इमेज ना हो। समझ में आया, इमेज का मतलब होता है जिसका आउटपुट ना हो, तो ऐसा कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इट मीन्स ये फंक्शन क्या है हमारा सही, और ये फंक्शन हमारा सही नहीं है। ये केवल क्यों कहाँ गलत है, ये होल नंबर के कारण गलत था। इसी को बोलते हैं हम लोग डोमेन बोलते हैं, और ये बोलते हैं रेंज। समझो बात को, ठीक है। इतना थोड़ा सा आप लोग क्लियर कर लिए हो तो थोड़ा सा जल्दी से बताते हैं डोमेन और रेंज। ठीक है, यही समझाने के लिए मैंने ये काम किया था। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, अब चलो एक काम करो, इसके साइड में ही बताता हूँ। ठीक है, इसके साइड में बताता हूँ ताकि दिखता रहे। ठीक है, देखो दो तीन चीजें आएंगी, एक आएगा डोमेन, एक आएगा कोडोमेन, और एक आएगा आपके पास रेंज। 3 चीजें आपकी अगर क्लियर हो गई कॉन्सेप्ट, ठीक है, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। क्या नहीं भूलेगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। ये क्या है आपका इनपुट, ये क्या है कोडोमेन, क्या है मैक्सिमम आउटपुट है। एक ऐसे समझ लो, एक वर्ड दे दे रहा हूं मैक्सिमम आउटपुट, और ये क्या है एक्चुअल आउटपुट। जरा सा क्लियर करते हैं इसको। अभी थोड़ी देर पहले कि हमने फंक्शन डिफाइन किया था, है ना, फंक्शन डिफाइन किया था। जब यहां पे सपोज बड़ा सा बनाते हैं, चलो देखो एक बड़ा सा बनाते हैं,
यहाँ पे कुछ वैल्यूज है, सपोज दैट 1 है, यहाँ पे आपके पास 2 है, यहाँ पे आपके पास 3 है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास a है, यहाँ पे आपके पास b है, यहाँ पे आपके पास c है, यहाँ पे आपके पास d है। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, a इज दिस एंड b इज दिस, और ये आपका f पर फंक्शन हो गया, ठीक है। फंक्शन a टू b जा रहा है, आपका 1 जो है 1 देने पे a दे रहा है, 1 के लिए क्या दे रहा है, a दे रहा है, 2 के लिए क्या दे रहा है, b दे रहा है, 3 के लिए क्या दे रहा है, c दे रहा है, लेकिन उस d के लिए कुछ मिल नहीं रहा है इधर। उसके का ये फंक्शन डिफाइंड है, बिल्कुल डिफाइंड है, क्योंकि हमें इनपुट चेक करना होता है, एक का इनपुट एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मिल रहा है, दूसरी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पहली वाली कंडीशन कहती है कि कोई भी यहाँ पे खाली नहीं होना चाहिए, कोई भी खाली नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा है, ठीक है। अब आगे यहाँ पे अगर बच गया तो ये कैसे डिफाइंड होगा, देखो जो हमारा टोटल आउटपुट है, आउटपुट हमारा क्या आ रहा है भाई, जरा से समझो तीनों चीज। डोमेन हमारा क्या है, डोमेन जो हमारा सेट है इसका मतलब होता है इनपुट, जो हमने इनपुट दिया, तो यहाँ तो कोई भी बचना नहीं चाहिए, तो ये पूरा का पूरा क्या होता है, आपका डोमेन होता है। इसका मतलब क्या होगा, 1 2 3 ये आपका क्या हो गया, डोमेन में आ गया, जो आपका इनपुट था, ठीक है, ये क्या था, आपका इनपुट था। और अब बात करते हैं कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब क्या होता है, मैंने कह दिया कि मैक्सिमम आउटपुट। मैक्सिमम आउटपुट का मतलब क्या होगा, जो यहाँ पे मैक्सिमम जितने भी वैल्यूज दिए सारे किसमें है, कोडोमेन में है, जो सबको अगर कंबाइंड लोगे तो आपका क्या आएगा, ये कोडोमेन आएगा। ये यानी ए बी सी एंड डी ये क्या है, कोडोमेन है। अब कहोगे रेंज क्या है, तो रेंज इज द एक्चुअल आउटपुट, मतलब क्या होगा, एक्चुअल आउटपुट का मतलब क्या होगा, हमारे आउटपुट क्या मिल रहा है, ए बी एंड सी मिल रहे हैं, तो आपका क्या हो गया यहाँ पे ए बी एंड सी आपका क्या हो गया, आउटपुट हो गया। इसका मतलब समझ में आया कि जो आपका एक्चुअल आउटपुट मिल रहा है ये ए बी सी वाला, दिस इज रेंज, और पूरा सबको ले लोगे तो दैट इज कोडोमेन, और जब पूरा ले लोगे तो डोमेन हो गया। समझ में आया। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपका जो होल नंबर था दैट वाज डोमेन एंड आर फॉर रियल नंबर, ये क्या था, आपका रेंज था। यहाँ पे आपका ये डोमेन था और ये आपका रेंज था। लेकिन एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, ये रेंज था नहीं, ये आपका कोडोमेन था, ये आपका डोमेन हो गया। देखो डोमेन के लिए कोई जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज खाली नहीं जाती, सारा सारा यूज हो रहा है। रियल नंबर क्या है, ये आपका कोडोमेन है। कहोगे अब रेंज कहां से निकालें, तो एक बात ध्यान करो कि अगर नेचुरल नंबर सारे पॉजिटिव हैं और सबको 5 से डिवाइड, सबको सबसे 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, मतलब कहीं पे भी जीरो भी नहीं आने वाला और नेगेटिव भी नहीं आने वाला, जबकि जीरो और नेगेटिव भी आपके रियल नंबर के एलिमेंट्स थे। तो यानी रियल नंबर के कुछ एलिमेंट्स हमारे छूट गए। इसका मतलब क्या होगा, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बट आपको क्या नहीं मिलेगा, आपको जीरो नहीं मिलेगा और नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। जीरो और नेगेटिव को छोड़ दोगे तो जितने पॉजिटिव वाले हैं, पॉजिटिव में भी सब नहीं मिलेंगे, कुछ ही मिलेंगे। तो जो भी मिलेंगे उनके लिए क्या होगा, हमारा जो होगा वो रेंज हो जाएगा, ठीक है। जो भी इनपुट मिल रहा है, जो ये पर्टिकुलर इनपुट्स मिल रहे हैं, सॉरी आउटपुट्स मिल रहे हैं, दीज आर द रेंज, ठीक है। ये आपका रेंज है, क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यूज को दे दिया। अब यहाँ पे सारा आप रियल नंबर ले लो, 0 1.1 1.2 1.3 सारा ले लो, तो वो पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डोमेन हो जाएगा। पर्टिकुलर इसके लिए, पर्टिकुलर इसके लिए, सारी वैल्यूज को अगर आप स्पेशली ले रहे हो तो दीज आर द रेंज। यहाँ पे मेरे ख्याल से आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस हम लोगों के पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि भैया फंक्शन होता क्या है, फंक्शन की मैपिंग कैसे होती है, फंक्शन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन पे हम लोगों ने डिस्कशन किया। जो आपका अब नेक्स्ट लेक्चर होगा वहां पे हम लोग कुछ नए टाइप के फंक्शन देखेंगे और कुछ आपके पुराने फंक्शंस आएंगे, फिर उनकी क्या डोमेन होगी, क्या रेंज होगा, क्या कोडोमेन होगा और कैसे उन पे हम लोग ऑपरेशन कराएंगे, वो चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, हम लोगों के नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है। फिलहाल आज के लिए आप लोगों को जय हिंद।